औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी शुरू किया है और इसी सिलसिले में हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है। आज का लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर है और इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लास 9 बायोलॉजी की जो दूसरी टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायो विद अदर फील्ड, ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लिंकेज ऑफ बायो विद अदर फील्ड का मतलब ये है कि बायोलॉजी का ताल्लुक तो है दूसरे मज़ामीन के साथ, स्पेशली बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी और इसी तरह बायोइकोनॉमिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बायोफिजिक्स के जानिब कि बायोफिजिक्स क्या है। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने पहली लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उनको भी देख लीजिए। बायोफिजिक्स व्हाट इज दिस? इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का स्टडी है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन टेक्निक ऑफ फिजिक्स। लेकिन इस बायोलॉजी की स्टडी के लिए हम प्रिंसिपल, उसूल और तरीके जो है वो फिजिक्स के इस्तेमाल करेंगे। या आप सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज द रिलेशन बिटवीन बायो एंड फिजिक्स। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। बायोफिजिक्स डेवलप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जब 1939 से 1945 के दरमियान में जो जंग हुआ उसका नाम है वर्ल्ड वॉर टू, जिसमें जापान जो है वो बहुत मुतासिर हो चुका है। बायोफिजिक्स डेवलप हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। इन दैट टाइम देयर वर यूजेस ऑफ बम्स, रेडिएशन। चूंकि नागासाकी और हिरोशिमा उस पर जो है अमेरिका ने बम जो है वो गिराए थे, तो वहाँ पर बम्स और मुख्तलिफ रेडिएशन जो है वो यूज हो चुके हैं। साइंटिस्ट ये मालूम करता था व्हाट विल इफेक्ट ऑफ दीज रेडिएशन ऑन लिविंग मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल। जो बम्स इस्तेमाल हो चुके हैं और इसके अलावा जो खतरनाक रेज इस्तेमाल हो चुके हैं तो इनके लिविंग मैटर पर क्या असर है, यानी प्लांट्स और एनिमल पर। तो ये जो है ये साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। सो अ न्यू फील्ड वाज डेवलप्ड व्हिच इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नई फील्ड जो है वो मुतारिफ हुआ जिसका नाम है बायोफिजिक्स। अब वो कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें फिजिक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। सो फील्ड्स इन विच फिजिक्स यूज। सबसे पहले ये इस्तेमाल होता है फिजियोलॉजी में, बायोएनर्जेटिक्स में, फार्माकोलॉजी में और न्यूरोसाइंस में। तो किस तरह इस्तेमाल होते हैं तो अब ये हम डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब है हाउ द बॉडी वर्क। फिजियोलॉजी का सिंपल ये मतलब है कि इंसान की जो ऑर्गन्स हैं, इंसान की जिस्म की ऑर्गन्स हैं, तो वो कौन कौन से काम करते हैं और किस तरह ये काम होते हैं, तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। सो हाउ द बॉडी वर्क, दिस इज बेसिकली फिजियोलॉजी। अब यहाँ पर मैं कुछ मिसालें आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी के में यहाँ पर फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको यहाँ पर मिसालें देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल। हमारी खून जो है वो बह रहा है किस चीज में, ब्लड वेसल में, फ्लो करता है ब्लड वेसल में। तो इसके पीछे फिजिक्स है और फिजिक्स क्या है, प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो है ब्रीथिंग, हम ब्रीथिंग करते हैं तो इसके पीछे भी फिजिक्स है। किस तरह, प्रेशर और वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ पर है। किस तरह, जब चेस्ट कैविटी की इसके अंदर जो है जब वॉल्यूम ज्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाते तो हवा इनहेलेशन हो जाता है, और जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो फिर जो है एक्सहेलेशन होता है। तो इस ब्रीथिंग के पीछे भी प्रेशर और वॉल्यूम है। इसी तरह अगर हम मूवमेंट करते हैं तो इसके पीछे फोर्स और मोशन की जो लॉज है वो बेयर होते हैं, जिसे हम आगे जा रहे हैं लेकिन इसमें एक लॉ जो है वो इस्तेमाल होता है जिसको हम न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं कि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। तो हम तो पीछे एक्शन लगाते हैं लेकिन उसके रीजन पर हम पर जो है रिएक्शन होता है और हम आगे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी मसल में एक सिस्टम होता है जिसको लीवर सिस्टम कहते हैं। आप गूगल में सर्च करें लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम में एक फलक्रम होता है,
एक जो है एपर्ट्स होता है और नेक्स्ट जो है वो लोड होता है। तो मसल ये जो जगह है ये तलक्रम की काम करता है। यहाँ पर जो चीज मैंने उठाया है ये जो है ये लोड के तौर पर काम करता है और ये जो बाइसेप मसल है ये एपर्ट्स जो है लगाता है। इसी तरह अगर हम बायो एनर्जेटिक्स को देखें, बायो एनर्जेटिक्स क्या है? लिविंग थिंग्स में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बायो एनर्जेटिक्स। यानी एनर्जी की एक हालत अगर दूसरी हालत में चेंज होती है सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बायो एनर्जेटिक्स। अब यहाँ पर भी बायो एनर्जेटिक्स में हम दो रिएक्शन मेनली पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस और इसी तरह रिस्पायरेशन। तो बायो एनर्जेटिक्स में भी फिजिक्स के लॉज इस्तेमाल होते हैं। किस तरह? तो फिजिक्स की फर्स्ट जो लॉ यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं? इस कानून के मुताबिक एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी जो है वो न पैदा हो सकता है और न बना हो सकता है, बल्कि ये जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो जाता है। बायो में हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, फिर उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज तैयार करता है और फिर ये जो है मुख्तलिफ काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच इज बेसिकली द लॉ ऑफ फिजिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ आते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जब एक काम होता है तो वहां पर 100% एनर्जी उस काम के लिए खर्च नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में खारिज होता है। तो इसी तरह अगर हम हमारी बॉडी में हम देख ले तो एटीपी की ब्रेकडाउन होती है तो कुछ तो हमारे जिस्म की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में माहौल को खारिज हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओबे हुआ। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट भी यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल एक डैम है तो वहां पर पानी जो है वो स्टोर है, तो उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये जो है नीचे जाते हैं तो टरबाइन को घुमाता है, वहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह बायो में एक रिएक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जगह में हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा स्टोर हो जाते हैं तो इसके बाद ये जो है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। एटीपी के प्रोडक्शन के लिए ये हाइड्रोजन जो है ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह क्वांटम फिजिक्स का लॉ भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि जो क्लोरोफिल है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को कैप्चर करता है। तो ये चार लॉ जो है ये बायोएनर्जेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह फार्माकोलॉजी में इसके इस्तेमाल है। फार्माकोलॉजी में किस तरह इस्तेमाल है? ये जो फार्माकोलॉजी ये फील्ड है ड्रग्स के रिलेटेड। ओके, तो ड्रग की साइज और शेप ये जो है ये रिलेटेड है फिजिक्स के साथ। अब यहाँ पर अगर शेप बनाना होता है तो ये शेप इस तरह बनाना होता है जिस तरह रिसेप्टर हो। व्हाट इज रिसेप्टर? ये जो दवाई जिस चीज के साथ जिस गेट के साथ अटैच होती है उसका नाम है रिसेप्टर। तो इनकी शेप रिसेप्टर के साथ मैचिंग जरूर करेंगे, क्योंकि अगर ये शेप रिसेप्टर के साथ मैच नहीं करते तो फिर ये दवाई जो है असर नहीं करता। तो शेप और साइज ये फिजिक्स के रिलेटेड है। न्यूरो साइंस में इस्तेमाल होता है ईसीजी, सीटी ब्रेन, ये जो एक्सरे है। इसी तरह हमारी बॉडी में सिग्नल किस तरह जाते हैं तो इसके पीछे जो है फिजिक्स है। तो ये जो फील्ड्स है इसमें बेसिकली जो है वो फिजिक्स इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे जाने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। सो यहाँ पर दो वर्ड्स है, वन इज द बायो एंड द नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री। तो इसका मतलब हुआ कि बायोकेमिस्ट्री ये ताल्लुक है किस चीज का? बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। यानी वो केमिकल जो कि बायोलॉजी में है यानी लिविंग थिंग्स में है तो उसको बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड यहाँ पर किस चीज को इशारा है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड्स को, डीएनए, आरएनए, विटामिन और एंजाइम को, इनको इशारा है। स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्लस प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर दो मेनली जो है रिएक्शन एनिमल और प्लांट में होते हैं। एनिमल और प्लांट बोथ में जो कॉमन है वो रिस्पायरेशन है
इन्हें रिस्पायरेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। तो केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी प्लस प्रोसेस विच आकर इन प्लांट, जो कि प्लांट में है, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, दिस फील्ड इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ये सैंपल आप कैसे देखिए, बायोकेमिस्ट्री में हम वो केमिकल, वो अमल, वो रिएक्शन जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं उनको स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं अटैच करता हूँ OH, यहाँ पर अटैच करता हूँ OH, यहाँ पर OH, इसी तरह ये H, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, 1 2 3 4, ओके, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये H और H, ये मैंने बनाया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, जैसे कि ग्लूकोज है और इसी तरह फ्रक्टोज है, अमीनो एसिड है, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है नीचे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कंपोजिशन आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और इसी तरह कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यह अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसी तरह फंक्शन आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग्स में, इनकी फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का काम है कि ये एनर्जी का सोर्स है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर नीचे के मैंने कुछ चीजें लिखी, उनको डिस्कस करते हैं। हियर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ओके, दैट मेक द सेल। लेकिन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डिस्कस करेंगे जो कि सेल को बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में, प्रोटीन को, और इसी तरह लिपिड को और डीएनए और आरएनए को, विटामिन्स को, एंजाइम को जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है और स्पीड अप करता है रिएक्शंस को। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस में आता है, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे और इसी तरह रिस्पायरेशन को। तो ये जो पीरियड है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसी तरह फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की स्टडी होती है, सो दिस पीरियड इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट लिंकेज, बायोजियोग्राफी। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स है, वन इज द बायो, द नेक्स्ट वन इज जियो एंड द नेक्स्ट वन इज ग्राफी। बायो का मतलब है लाइफ, जियो का मतलब है अर्थ, एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बायोजियोग्राफी को डिटेल के साथ। बायोजियोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी है उनको बायोजियोग्राफी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन साइंटिस्ट स्टडी दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब साइंटिस्टों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया, दे इन्वेस्टिगेट, उन्होंने ये मालूम किया दैट व्हाई पोलर बियर फाउंड इन आर्कटिक टंड्रा, कि पोलर बियर ये क्यों आर्कटिक टंड्रा में है। अब यहाँ पर टंड्रा का मतलब क्या है? टंड्रा एक ट्रीलेस एरिया होता है, कोल्ड एरिया होता है, और जहां पर दरख्त का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ओके, ट्रीलेस कोल्ड एरिया इसका होता टंड्रा। इन आर्कटिक टंड्रा, ये आर्कटिक एरिया क्या है? तो आर्कटिक टंड्रा ये बेसिकली 8 मुल्क पर मुश्तमिल है, जिसमें यूएसए शामिल है, कनाडा शामिल है, रशिया शामिल है, ग्रीनलैंड शामिल है। तकरीबन 8 मुल्क इसमें आते हैं। तो पोलर बियर जो है, इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि पोलर बियर जो है ये आर्कटिक टंड्रा में है। तो ये क्यों? वाई मॉस्किटो इन वार्म एरिया, मॉस्किटो वार्म एरिया में क्यों है? तो ये इन्होंने मालूम किया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है? क्यों जो है साइंटिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं? तो इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा है कि टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ एनिमल बॉर्न डिजीज,
ताकि एनिमल बॉर्न डिजीज को समझ सके। एनिमल बॉर्न डिजीज वो डिजीज जो कि एनिमल से काज होता है। फॉर एग्जांपल हमें जो है लगता है इसको जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ एनिमल बॉर्न डिजीज, एनिमल बॉर्न डिजीज अगर हम समझ ले तो जिस रास्ते पर ये एनिमल जाते हैं, फिर हम ऐसा करेंगे कि जिस रास्ते पर ये एनिमल जाते हैं तो वह जो लोग हैं उनको हम खबरदार करेंगे कि यहाँ से ये जो है एनिमल है ये जा सकते हैं, ये जाते हैं, तो आप इससे बच जाइए। ओके, टू obtain knowledge about the preservation of rare species, rare species ऐसी स्पीशी, ऐसी एनिमल जो कि बहुत कम है, तो उनको हम प्रिजर्व करेंगे। And the next one is to become informed about the change in geography। अगर हम बायो जियोग्राफी स्टडी करते हैं, जियोग्राफी स्टडी करते हैं, तो वहाँ जो कंडीशन है उनको भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि परसों साल यहाँ पर किस तरह माहौल था और अभी किस तरह माहौल है। तो ये मेनली हम डिस्कस करते हैं बायो जियोग्राफी में। नाउ कम टू द बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। ये बेसिकली दो अलग अल्फाज हैं। इसमें जो बुनियादी फर्क है वो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। बायोस्टैटिस्टिक ये क्या है? ये एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है ऑफ स्टैटिस्टिक। व्हाट इज स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक इज बेसिकली टेल अ स्टोरी विद नंबर। अगर आप किसी कहानी को, किसी हालत को नंबर में डिस्कस करते हैं, नंबर में बयान करते हैं, तो दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिक। ओके, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक टू मेनी टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी पार्टिकुलर टू एग्रीकल्चर। अगर आप बायोलॉजिकल साइंस को, स्पेशली एग्रीकल्चर को स्टैटिस्टिक या मैथ्स जो है वो अप्लाई करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक। यानी सिंपल वर्ड्स में आप ये बता सकते हैं कि अगर आप मैथ्स को बायो में इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बायोस्टैटिस्टिक। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये तो बहुत फील्ड्स में ये इस्तेमाल होता है टू मेनी टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में एक थ्योरम है जिसका नाम है हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम। अभी ये हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम जो है ये बेसिकली इस फार्मूले की मुनासिबत से ये बनाए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक मैथ्स की फार्मूला है और इसी के बेस पर हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम जो है वो बनाया हुआ है। किस तरह? p प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर is equal to b square plus 2pq plus q square. This is basically हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम। तो यहाँ पर मैथ्स का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है किस चीज के लिए? थ्योरम के लिए। और थ्योरम किस चीज का है? बायोलॉजिकल साइंस का, बायो का। सो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ व्हाट? स्टैटिस्टिक और मैथ्स इन बायोलॉजी। ओके, बहरहाल अब एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक टू मेनी टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी पार्टिकुलर टू एग्रीकल्चर। ज्यादातर जो है ये बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री जो है ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। अब ये बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री जो है इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। बायोमेट्री जो है ये स्पेशली इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, यानी ज़राअत में ये इस्तेमाल होता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, एक जमींदार है और उन्होंने दो सीड्स को बोया। वन इज सीड ए एंड द नेक्स्ट वन इज सीड बी। अब ये जो है बायोमेट्री इस्तेमाल करता है। ही पुट सौ सीड ए एंड सौ सीड बी। ये जो है इन्होंने इनकी तादाद जो है वो उनको बोया जमीन में। अब इसके बाद जब काश की वक्त आ गई तो ए से उनको मिल गए 500 केजी और इसी तरह बी से मिल गया 300 केजी। तो ये 500 केजी, 300 केजी सीड ए 100 और सीड बी 100। ये जो हमने ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये बेसिकली व्हाट है? बायोमेट्री। तो बायोमेट्री जो है ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और जो बायोस्टैटिस्टिक ये मेनली इस्तेमाल होता है मेडिकल पर्पस के लिए। यानी हेल्थ एरिया में स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करेंगे ये वर्ड, और बायोमेट्री जो है ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन हेल्थ डेटा, हम किसी एरिया की जो हेल्थ डेटा है उसको डिस्कस करते हैं तो किस तरह यहाँ पर बायोस्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उन्होंने न्यू वैक्सीन को डेवलप किया और ये जो न्यू वैक्सीन है वहाँ पर जो एरिया है उसमें फॉर एग्जांपल 2000 लोग हैं। 1000 लोगों को ये वैक्सीन लग गया और 1000 को ये जो है वैक्सीन दे अवॉइड फ्रॉम वैक्सीन वो बच गया। अभी हमारे साथ जो रिजल्ट है वो ये है कि केस ए में तकरीबन सिर्फ 2 पेशेंट रह चुके हैं, यानी बाकी जो है वो सेहतमंद हैं, और केस बी में 200। तो
तो अब यहाँ पर बाय स्टैटिस्टिक का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे कि वैक्सीन इज 99% सक्सेसफुल। तो ये जो हेल्थ डेटा है ये हमने इसको डिस्कस किया, इनके लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल की, किस चीज का, बायोस्टैटिस्टिक का। बायोस्टैटिस्टिक्स जो है ये डिजाइनिंग में इस्तेमाल होता है। डिजाइनिंग का मतलब है कि आप जब रिसर्च करते हैं तो जो तुम्हारा रिसर्च होता है उसका जो तमाम खाका होता है उसको डिजाइनिंग कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू, और इसी तरह मेथोडोलॉजी होता है, और इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट इसमें होता है, और आखिर में रेफरेंस आप देंगे। तो ये जो है ये डिजाइनिंग है। इसी तरह एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपको अपनी रिसर्च की बायोस्टैटिस्टिक्स से करेंगे। अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क है? एनालिसिस फॉर एग्जांपल एक क्लास है तो उस क्लास में तकरीबन 25% जो है स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स ले ली। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं सॉरी इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यानी वो टॉपिक्स को समझ चुके हैं। तो ये जो 25% मार्क्स यहाँ पर बच्चों ने ले लिया, तो ये जो है एनालिसिस है और टॉपिक्स को समझ चुके हैं, तो ये जो है इंटरप्रिटेशन है। रिसर्च डेटा इज डन थ्रू बायोस्टैटिस्टिक। तो डिजाइनिंग, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा जो है ये हम कर सकते हैं बायोस्टैटिस्टिक के जरिए। अब हम आते हैं बायोइकोनॉमिक्स के जाने। बायोइकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन बायो एंड इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स और बायो का रिलेशन है। अब सवाल आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स किसी मुल्क की जो माशी हालत होती है, पैसों के एतबार से जो स्टडी होता है उनको इकोनॉमिक्स कहते हैं कि किसी मुल्क के साथ कितने पैसे हैं, कितनी उनके साथ जो है दरामदात होते हैं, वो किस तरह उनकी बरामदात होती है, ये जो लेन देन है इनको इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी इनको हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। तो बायो इकोनॉमिक्स इज द रिलेशन बिटवीन बायो एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। प्लांट्स प्लस एनिमल डिजीज हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन ह्यूमन इकोनॉमी। ये जो प्लांट्स की बीमारियां होती है और इसी तरह एनिमल की बीमारियां, तो ये जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं इंसान की इकोनॉमी पर, ह्यूमन की इकोनॉमी। किस तरह? फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू की जो बीमारी है वो आ गया किसी एरिया में, तो ये जो है डायरेक्ट लॉस ऑफ डॉलर करता है, तो ये जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट है किस चीज पर? इकोनॉमी पर। फॉर एग्जांपल डिजीज ऑफ चिकन प्लस बर्ड नोन एज बर्ड फ्लू। ये जो चिकन है और बर्ड है इसमें एक बीमारी आता है जिसका नाम है बर्ड फ्लू, ये जो है इकोनॉमिक लॉस करता है। सिमिलरली वायरल और फंगल और बैक्टीरियल डिजीज जो है ये भी इकोनॉमी ऑफ कंट्री से जो है लिंक है। यानी मतलब इसकी ये है कि अगर किसी मुल्क की फसलें और इस तरह वहाँ पर माल मवेशी वो बीमारी से पाक है, तो उस मुल्क का जो इकोनॉमी है वो ऊपर जाता है, और वाइस वर्सा में आप जा सकते हैं इसकी उलट। नेक्स्ट यहाँ पर इन बायोइकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट एंड कंपेयर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। बायोइकोनॉमिक्स में मेनली जो है बायोलॉजिकल साइंस वाले जो है वो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करते हैं, उनकी कास्ट यानी उनकी कीमत और उनकी प्रॉफिट का मुआवजा करता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर उन प्रोजेक्ट को लागू करता है, उनको लगाता है। अगर पैदा ना हो तो फिर उनको छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ क्रॉप। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में एक न्यू टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो डेवलप होता है, तो उसकी कास्ट और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कौन से लोग? ये जो बायोइकोनॉमिक्स वाले। तो अगर पैदा हो तो दिस प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड, और अगर पैदा ना हो तो उनको छोड़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, यानी बायोलॉजिकल रिसर्च का फायदा क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो है जमींदारों और इसी तरह जो गरीब लोग हैं जो कि क्रॉप्स के साथ रिलेटेड होते हैं और इसी तरह माल मवेशियों के साथ रिलेटेड होते हैं, तो उनको बहुत फायदा देते हैं। किस तरह? ये जो रिसर्च है बायोलॉजिकल रिसर्च, इसकी वजह से फंजीसाइड जो कि फंजाई को मारता है और पेस्टिसाइड हशरात को मारता है, और इस तरह वैक्सीन जो है ये डेवलप हुआ है इन रिसर्च की वजह से, और इसी की इस्तेमाल की वजह से जो है मुख्तलिफ क्रॉप डिजीज से जो है बच जाता है ये फार्मर्स। और अगर ये क्रॉप्स जो है ये डिजीज से पाक हो जाते हैं
तो फिर उनकी आमदन बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़मींदारों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो ये थी लिंकेज ऑफ बायो विद अदर पेड़। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारी वो कैरियर इन बायोलॉजी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आई तो लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।